यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू ऑल। सो आज का सेशन हमारा बेस्ड रहेगा वन लाइनर सीरीज़ के ऊपर। आज के सेशन में हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या प्रीवियस कभी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस आपको एक सेशन मिल चुका है जिसमें हम लोग एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। प्रीवियस सेशन जो हुआ था हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ था जिसके अंदर हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे वन लाइनर, और आज सेकेंड सेशन है जिसके अंदर भी हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ओके, और इससे जो इवनिंग में आपकी लाइव क्लासेस हो रही है, इवनिंग की लाइव क्लासेस में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं मॉक टेस्ट, तो आप वो सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन हम लोग ईवीएस प्लस ईवीएस पेडागोजी जो होती है उससे कंप्लीट करते हैं। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन इज़ फॉर यू कि यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसी तरीके से कोई भी यदि वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यदि आप किसी भी प्रकार के नोट्स को बाय करना चाहते हैं, चाहे वो आपके सीडीपी के हो, ईवीएस के हो, तो आप उसे खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं। उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8770803840 पर व्हाट्सएप करके सारी डिटेल प्राप्त कर सकते हो। डेमो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप वहाँ से डेमो चेक कर सकते हैं। चलिए, आज के सेशन का सबसे पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है। जल में जीवों को जीवित रहने के लिए बीओडी कितना होना चाहिए। बीओडी होता है हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये क्या बताता है? सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए, ये बताता है कि जल के अंदर ऑक्सीजन की कितनी मात्रा प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि जल जब हमारा प्रदूषित हो जाता है तो उसके अंदर कितनी ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए ताकि कोई भी जीव वहाँ पर सर्वाइव कर पाए, ठीक है, आसानी से रह पाए। तो 4% बीओडी की मात्रा जल के अंदर होनी चाहिए किसी भी जीव के जीवित रहने के लिए। अगला है, ध्वनि की तीव्रता कैसे मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता को हम लोग डेसिमल में मापते हैं। अगला पॉइंट है, इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है। तो इटाई इटाई रोग जब कैडमियम की अधिकता हो जाती है उसके कारण इटाई इटाई रोग होता है। ठीक है, आप इस तरीके से देख सकते हैं, इस प्रकार का बोन स्ट्रक्चर जो होता है वो पूरा बिगड़ जाता है। लंग, किडनी, कॉर्टेक्स, बोन, ये सारे अफेक्ट हो जाते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत इसकी जापान से हुई थी। ये भी आप इसका हिस्ट्री के रूप में ध्यान रख सकते हो। अगला पॉइंट है कि धान के खेतों में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो धान के खेतों से मैथिन गैस जो होती है CH4 वो उत्सर्जित होती है। लेकिन और ये कहाँ कहाँ से उत्सर्जित होती है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो, धान के खेत में मैथेन गैस निकलती है। धान की फसल मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाले मैथेन उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। धान जो है विश्व में उगाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पाद या खाद्य उत्पाद हम लोग बोल सकते हैं। अमेरिका में एक स्टडी हुई थी, उससे पता चला था कि धान की खेती से भूमंडल का तापमान बढ़ जाता है, जो कि एक ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली जो मैथेन गैस है, ग्रीन हाउस रिस्पॉन्सिबल गैसेस में भी मैथेन आती है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, पृथ्वी का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। और कहाँ कहाँ से होता है? तो पशु जब जुगाली करते हैं उनसे, वनस्पतियों के सड़ने से, गोबर से, धान के खेत से तथा कोयले की खदानों से भी मैथेन गैस का उत्सर्जन होता है। और साथ में कुछ कीट भी हैं जो भी मैथेन, कीड़े जो होते हैं वो भी मैथेन गैस को उत्सर्जित करते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस में ये बढ़ती जा रही है और ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर इंक्रीज होती जा रही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? मेन टास्क हमारा यही होता है, क्योंकि आपसे बहुत सारे सन पूछे जाते हैं, तो सन को ध्यान रखते हुए चलें। जब भी आपसे पूछा जाए प्रोजेक्ट एलिफेंट आपको 1992, और जब भी आपसे पूछा जाए प्रोजेक्ट टाइगर तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था और प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है हमारा 1992 में स्टार्ट हुआ था। अब ये क्या करता है? ये जो मिनिस्ट्री है अपनी इन्वायरमेंट, पर्यावरण वाली, पर्यावरण डिपार्टमेंट जो है उसके द्वारा शुरू किया गया था, ताकि हम लोग फाइनेंशियली यानी वित्तीय रूप से और टेक्निकली हम लोग जो है हाथियों को यहाँ पर बचा सके, उनको संरक्षण दे सके। ठीक है, अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। तो भूतापीय ऊर्जा एक प्रकार की हमारी रेन्यूएबल सोर्सेज में आती है, नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंदर आते हैं। ठीक है, कोयला और ये सारी चीज़ें जो कि प्राकृतिक गैसेस, ये सारे अनवीनीकृत है जिनको हम नवीनीकृत नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, भारत में सर्वाधिक सघन वन वाला राज्य कौन सा है। देखो, सघनता के बारे में बात की गई है, तो जब भी सघनता के बारे में बात करें जो बहुत घना फैला हुआ है कम एरिया में, तो उसमें आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश सबसे प्रथम पर। और वैसे दूसरे की बात कर ले तो दूसरे पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। तो ये आप थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, अगला पॉइंट है, किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। तीसरा है, शराब के सेवन से होने वाले रोग का नाम क्या है। शराब के सेवन से होने वाले रोग का नाम है सिरोसिस। सिरोसिस जो है शराब के अत्यधिक सेवन से एक होने वाली विकृति है। देखो, वो क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था। 1973 में, जब टेन्योर चल रहा था, इंदिरा गांधी का समय चल रहा था, उस टाइम पर इसको शुरू किया गया था। और इसके अध्यक्ष प्रथम डायरेक्टर कौन बने थे? तो कैलाश साखला जो है इसके प्रथम डायरेक्टर बने थे। ठीक है,
प्रोजेक्ट टाइगर वो ही प्रोजेक्ट टाइगर का संरक्षण करने के लिए, उनके बचाव के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। जैवमंडल के लिए आरक्षित क्षेत्र शीत रेगिस्तान जिसे हम लोग बोलते हैं, शीत रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो शीत रेगिस्तान हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्रों के नाम क्या है? प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो एक पश्चिमी घाटी, वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, और एक होता है हमारा पूर्वी हिमालय, हिमालय एरिया जो है वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देख सकते हैं। अगला है 2,4D क्या है? 2 और 4D क्या है? तो ये वीट कंट्रोलर है, खरपतवार नाशी इन्हें बोला जाता है। जैसे हम लोग जब गेहूं की फसल वगैरह उगाते हैं तो हम लोग बीच बीच में देखते हैं कि बहुत सारी घास उगाती है, या फिर दूधी जिसे हम लोग बोलते हैं। तो बहुत सारे प्रकार के अलग अलग फसलें तो नहीं, घास वगैरह इस प्रकार से उगाते हैं जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एरिया को लेकर ले लो, प्रकाश को लेकर ले लो, पानी को लेकर ले लो, स्थान को लेकर ले लो, तो उसको खत्म करने के लिए हम लोग 2,4-D केमिकल जो है, खरपतवार नाशी वीट कंट्रोलर जो है, इसका प्रयोग यहाँ पर करते हैं। मतलब मोस्टली खेतों में प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है, स्पेस डेब्री का मतलब क्या होता है? तो स्पेस डेब्री क्या होता है? देखो, स्पेस डेब्री होता है अंतरिक्ष में कूड़ा करकट। हम लोग यहाँ पर तो पृथ्वी को गंदा कर ही रहे हैं, साथ ही हम लोग अंतरिक्ष को भी नहीं छोड़ रहे, क्योंकि जब भी हम लोग क्या करते हैं, रॉकेट वगैरह लॉन्च करते हैं, तो रॉकेट वगैरह से जो होता है डायरेक्टली पूरा रॉकेट नहीं जाता है, उसके पीछे के पार्ट्स हटते जाते हैं। तो वो कहाँ पर जाते हैं? वो फिर स्पेस में ही रह जाते हैं। तो वो जो कचरा अंतरिक्ष में जितना भी कूड़ा करकट हमने कलेक्ट किया हुआ है, उसे हम लोग स्पेस डेब्रीज बोलते हैं। और बहुत सारी बार ऐसा होता है, कई कई सालों से सैटेलाइट वहाँ पर वर्क कर रहे होते हैं, जब वो वर्किंग कंडीशन में नहीं होते तो वो वहीं पर रह जाते, तो वो वहाँ पर कूड़ा करकट जो है उसी को हम लोग स्पेस डेब्रीज बोलते हैं। अगला है, कृत्रिम वर्षा कराने में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं? तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है Ag और I। हमने सिल्वर आयोडाइड का नाम सुना है, ठीक है, हमने 7th 8th में आई थिंक अपनी बुक में, साइंस की बुक में भी पढ़ा था कि कृत्रिम वर्षा किस तरीके से की जाती है। इसका थोड़ा सा हिस्ट्री हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। कृत्रिम वर्षा मानव निर्मित गतिविधियों के माध्यम से बादलों को बनाने की, पहले बादल बनाए जाते हैं, 3 स्टेप में ये प्रोसीजर कंप्लीट होती है। सबसे पहले तो कुछ केमिकल का प्रयोग किया जाता है और वहाँ से बादलों का निर्माण किया जाता है। सेकंड में वहाँ पर उस तरीके से एक प्रोसीजर होती है जिसमें ये और ज़्यादा उस पर एक तरीके से छिड़काव करना, ये वाली प्रोसीजर होती है। देन लास्ट में उनको एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा टेम्परेचर क्रिएट किया जाता है कि वहाँ से वर्षा होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो कृत्रिम वर्षा मानव निर्मित गतिविधियों के माध्यम से बादलों को बनाने की और फिर उनसे वर्षा करवाने की प्रक्रिया है। कृत्रिम वर्षा को क्लाउड सीडिंग भी कहा जाता है। क्लाउड सीडिंग का पहला प्रदर्शन कहाँ पर किया गया था, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका पहला प्रदर्शन जनरल इलेक्ट्रिक लैब द्वारा फरवरी 1947 में बार्थूस्ट ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। राइट। एगमार्क क्या है? तो एगमार्क हमें खाद्य सुरक्षा अनुकूलन की जानकारी देता है, मतलब ये खाद्य सुरक्षित है इस तरीके से। अम्ल वर्षा करवाने में कौन कौन से तत्व शामिल है? तो सोडियम और सिल्वर के जो ड्राई और ट्राई ऑक्साइड जो होते हैं, वो सारे अम्ल वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल कारक है। एसिड रेन की वजह से जो है हमने देखा भी है कि ताजमहल का क्षरण होता जा रहा है, तो वो इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल तत्व सोडियम और हमारा जो सल्फर है उसके डाई और ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, और ये किस प्रकार का प्रदूषण आता है? एसिड रेन हमारा एक प्रकार का वायु प्रदूषण की वजह से होता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस देखो 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था? ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन इस बार का थीम था। ठीक है, एगमार्क वही खाद्य सुरक्षा अनुकूलन है। अब आपसे पूछा गया है कि जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी डे है वो कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। और 2020 की थीम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो थीम भी आप रेडी रखेंगे। थीम इस बार का था कि प्रकृति के भीतर ही हमारे समाधान। इस बार का थीम क्या था? हिंदी में पहले लिख लो, प्रकृति के भीतर ही हमारे समाधान, प्रकृति के भीतर ही हमारे समाधान मौजूद है। और अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, मतलब हमारे जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो प्रकृति के अंदर ही अवेलेबल हैं। तो ये इस बार का बायोडाइवर्सिटी जो जैव विविधता डे था उसका थीम मनाया गया था, थीम था। और कब से मनाया जा रहा है? तो 2010 से इसको मनाया जा रहा है। अगला है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस बार का जो जल दिवस था उसका थीम था वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है 5 जून को, और इस बार का थीम था टाइम फॉर नेचर। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, और इस बार का थीम रखा गया था ग्रो, नरिश एंड सस्टेन टुगेदर, आवर एक्शन इज आवर फ्यूचर। मतलब ग्रो करो, नरिश करो, सस्टेन टुगेदर, सब साथ में करो। हमारा एक्शन, हम जो भी एक्शन लेंगे वो ही हमारा फ्यूचर होगा। तो इस बार का खाद्य दिवस का ये थीम रखा गया था। अगला पॉइंट है, भारत सरकार ने किस जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया है? तो डॉल्फिन को जलीय, राष्ट्रीय जलीय जीव जो है उसके रूप में घोषित किया गया है।
अगला पॉइंट है यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। एक सींग वाला गेंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडे के लिए हम लोगों को पता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में स्थित है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किसकी अधिकता के कारण होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में जब नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है उसके कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी यहाँ पर जनरेट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मौसम संबंधी घटना, बादलों का बनना, वर्षा, बिजली चमकना, हवाओं का चलना किस मंडल में होता है? तो ये सारी जो घटनाएं होती है, बादल बन रहे, वर्षा हो रही, बिजली चमक रही है, हवाओं चलना, मतलब मौसम संबंधी पूरी घटनाएं हमारे क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर में होती है। ठीक है, उसके ऊपर आता है समताप मंडल जहाँ पर ओजोन लेयर होती है, देन हमारा मध्य मंडल होता है, देन उसके ऊपर होता है आयन मंडल। ये इस तरीके से। अगला है रेडियो तरंगों का उत्सर्जित होना किस मंडल से संबंधित है? तो रेडियो तरंगें उत्सर्जित होती है, हम लोग रेडियो किरणों को यहाँ से भेजते हैं, वो पृथ्वी से वापस आती तो वो पृथ्वी की किस लेयर तक जाकर वापस आती है? जो आइनोस्फीयर यानी कि जो आयन मंडल होता है वहां तक जाती है, देन वापस वहां से रिवर्ट होती है, वापस वहां से बैक हो जाती है। अगला है पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत ग्लेशियर है। अगला है जल भूमि संरक्षण के लिए रामसर समझौता कब किया गया था? तो 1971 में रामसर समझौता किया गया था। ठीक है, रामसर नम भूमि सम्मेलन की बात हो रही है। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड चामोली में स्थित है। ठीक है, फ्लावर वैली जिसे हम लोग बोलते हैं, और एक साइलेंट वैली भी पूछा जाता है, तो साइलेंट वैली हमारी स्थित है केरल के अंदर। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे ईंधन की शुद्धता की जांच के लिए किस संख्या का प्रयोग किया जाता है? तो ईंधन की शुद्धता की जांच करने के लिए हम लोग ऑक्टेन संख्या का प्रयोग करते हैं, ऑक्टेन नंबर्स का प्रयोग किया जाता है। इससे पता चलता है कि जो ईंधन वो कितना शुद्ध है। अगला आपसे पूछा गया है कि बताइए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? तो जो वन्य जीव मतलब वन के जीवों के लिए, एक वन अलग होता है और एक वन्य जीव अलग होता है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अभी आपसे पूछा गया है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की या फिर पर्यावरण संरक्षण कानून की हम लोग बात करें तो पर्यावरण संरक्षण कानून हमारा 1986 में बना था। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान हमारा जो प्रसिद्ध है एक हमारा जो है एनिमल में आता है शेर, है ना, उसके लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में ये स्थित है, सिंह के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिमलीपाल नेशनल पार्क ओडिशा में स्थित है और ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है केवलादेव पशु विहार या फिर भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो केवलादेव पशु विहार बोल लो या फिर भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान हमारा राजस्थान में स्थित है। अगला आपसे पूछा गया है कि वायु प्रदूषण संबंधी कानून कब बनाया गया था? तो वायु प्रदूषण संबंधी कानून बनाया गया था 1981 में। और अब आपसे पूछा गया है कि अब बताइए वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो वनों से रिलेटेड, जंगल से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड 1980 में बना था वन संरक्षण अधिनियम। और अभी हम लोग पढ़कर आए थे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम मतलब वन के जीवों के लिए, तो वो 1972 में आया था। तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस क्रिएट करके रखना पड़ेगा। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है कि बताइए ओजोन परत की मोटाई को किसके द्वारा नापा जाता है? तो ओजोन परत की मोटाई को डाप्सन यूनिट के द्वारा मापा जाता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर कहाँ ओजोन परत अच्छे से है और कहाँ पर ओजोन परत में होल छेद हो रहा है, तो उसको डाप्सन यूनिट के थ्रू हम लोग माप सकते हैं। राइट, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, जो पर्यावरण का संरक्षण करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, तो उनको फिर कलिंग अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है। अगला है ज्वारीय ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? तो ज्वारीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा के लिए गुजरात को सर्वोत्तम राज्य माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कोस्टल एरिया भी बहुत ज़्यादा है, तटीय क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो IIFM है, ये कहाँ पर स्थित है? तो IIFM स्थित है हमारा भोपाल में। अगला है वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडल की आर्द्रता को, नमी को चेक करने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। नीरी संस्थान कहाँ पर है? यानी कि नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? डबल ई में आपसे पूछा जा सकता है कि पहले ई का मतलब, सेकंड ई का मतलब क्या है? एन फॉर नेशनल, ई से इन्वायरमेंट, ई से इंजीनियरिंग, आर फॉर रिसर्च और आई फॉर इंस्टीट्यूट। ये हमारा नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान FSI कहाँ पर स्थित है? FSI हमारा देहरादून में स्थित है। भारतीय स्टेज क्या है? BS आपने सुना होगा, BS मानक चलते, BS 1 2 3 4 5। तो BS मानक हमारे पर्यावरण प्रदूषण के मानक है, यानी कि आपके जो व्हीकल हैं उसकी वजह से कितना प्रदूषण हो रहा है उसको मेजर करने के लिए BS 4 मानक, BS 5 मानक, इस तरीके से ये मानक आते रहते हैं। अगला है गिद्धों को किस रसायन से खतरा उत्पन्न हुआ है? तो डाइक्लोफिनोल जो है, इसकी वजह से एक
एक ऐसी रिपोर्ट पेश की गई थी, क्योंकि कुछ समय पहले ऐसा हो रहा था कि गिद्धों की संख्या अचानक से गिरती जा रही थी, इनको उस क्षेत्र में डालना पड़ रहा था। 2012 तक तो ऐसा था कि अब ये जो पूरे ख़त्म ही हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर एक इनके ऊपर रिसर्च की गई, देन पता चला कि ये जिन जीव को खाते हैं उसमें डाइक्नोफिनॉल प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब डाइक्नोफिनॉल को भारत में पूरी तरीके से कम्प्लीटली बैन कर दिया गया, कोई भी इस दवाई का प्रयोग नहीं कर सकता है। अगला है विश्व में सर्वाधिक तटरेखा वाला, विश्व की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? कनाडा है। ओजोन परत में सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है? तो ध्रुवों पर आपको सर्वाधिक मिलेगा ये। और मूत्रालय से जो अप्रिय गंध निकलती है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो वो अमोनिया के कारण वो गंध जो है अप्रिय गंध, मतलब अच्छी नहीं लगती है वो वाली चीज़। चलिए, तो आज के सेशन में हम लोगों ने 53 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, थोड़े सन वगैरह को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग करी थी हमारे प्रोजेक्ट एलिफेंट से। ठीक है, एलिफेंट प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? एलिफेंट प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हुआ था 1992 में, 1992 में। ठीक है, जितने अभी याद रहते हैं उनको रिवाइज कर लेते। देन हम लोग थोड़ा सा आगे आए थे, देन हम लोगों ने देखा था प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ है। 1973 में जो है आपका प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था। देन फिर हमने पढ़ा था कि 1972 1972 में क्या हुआ था? 1972 में वन्य जीव, वन के जीवों के लिए संरक्षण अधिनियम आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। 1972 से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 1972 के बाद आता है 1980। 1980 में क्या आता है? 1980 में आता है हमारा वन जीव। ठीक है, वन के लिए वन संरक्षण अधिनियम इसको बोलेंगे। ये हमारा वन्य जीव था और 1980 में आया हमारा वन संरक्षण। 1980 के बाद हम एक साल और आगे बढ़े, जैसे हम लोग 1981 तक पहुंचे तो वायु संरक्षण अधिनियम आ गया कि वायु को भी तो सही करो, अब वायु भी तो बहुत प्रदूषित है। फिर 1981 के बाद हम लोग आ गए 1986 के ऊपर। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आ गया कि सिर्फ आप वायु को ही लेकर कानून नहीं बना सकते, आप वन जीव को नहीं, वन्य जीव को नहीं, आपको पूरे पर्यावरण को लेकर कानून बनाने पड़ेंगे। तो 1986 में हमारा आ जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। एक बार और रिवाइज करना है। 1992 हमारा एलिफेंट प्रोजेक्ट था जो सबके आखिरी में आया था। 73 में टाइगर, 72 में वन्य जीव और 1980 में वन जीव। वन के लिए, वन जीव नहीं, वन के लिए बोल सकते हैं। 1981 में वायु के लिए और 86 में हमारा पूरे पर्यावरण के संरक्षण के लिए कानून आ चुके थे। ओके, तो आज के सेशन में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट की। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।